चलिए हाय गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो शुरू कर रहा है। आज का वीडियो है एसए 220 पे। प्रीवियसली मैंने दो स्टैंडर्ड्स अपलोड किए हैं, एसए 200 और एसए 210। ठीक है, ये नया स्टैंडर्ड है एसए 220। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं रफ वॉक थ्रू दे दूं कि पिछले दो वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की या किन किन चीज़ों पे मैंने बात की। सबसे पहले मैंने आपको एक वॉक थ्रू दिया कि इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सी इंटर करिकुलम में। टोटल 29 स्टैंडर्ड्स हैं इंक्लूडिंग एसक्यूसी 1। ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि एक टेस्ट सीरीज बैच मैंने शुरू किया है। टेस्ट सीरीज बैच का जो कॉस्ट है 2499 है। इसमें आपके ऑडिट, एफएमएसएम, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अराउंड अराउंड मान के चलिए 30-32, एक दो टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। 28-30-32 टेस्ट होंगे, डिफरेंट मार्क्स और डिफरेंट ड्यूरेशन के। कुछ 1 आवर के होंगे, कुछ 2 आवर्स के होंगे, कुछ 3 आवर्स के होंगे, कुछ 1.5 आवर्स के होंगे। ठीक है, इसका शेड्यूल आपको मेल पे मिल जाएगा। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी, मोड ऑनलाइन रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी। इंटरेस्टेड है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना नाम, अपना अटेम्प्ट, मतलब सितंबर है कि जनवरी है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके इसका आप बेनिफिट लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का नया स्टैंडर्ड जिसका नाम है एसए 220। देखिए, पहले बेसिक मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ आपको कि ये एक प्रैक्टिशनर है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर चाहे ऑडिटिंग की सर्विसेज दे, चाहे रिव्यू की सर्विसेज दे, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सर्विसेज दे, चाहे कोई रिलेटेड सर्विसेज दे। रिलेटेड सर्विसेज का मतलब है अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज देना। आप कुछ भी सर्विसेज दो, ऑब्वियसली प्रैक्टिशनर स्ट्राइव्स फॉर द क्वालिटी। मतलब प्रैक्टिशनर को क्या चाहिए होता है? क्वालिटी की। हम कुछ भी करें, हमारे काम में क्वालिटी आनी चाहिए। हमारे काम में क्या आनी चाहिए? क्वालिटी। वो कुछ भी करे, चाहे वो ऑडिट की सर्विस दे, चाहे वो रिव्यू की सर्विस दे, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सर्विस दे, चाहे वो कोई रिलेटेड सर्विसेज दे। रिलेटेड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, वो कुछ भी सर्विसेज दे, प्रैक्टिशनर विल स्ट्राइव फॉर द क्वालिटी। ठीक है, अब क्वालिटी बनी रहे, क्वालिटी से कोई डेविएशन ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस वजह से वो लगाएगा कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मतलब कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हमारी पढ़ाई में क्वालिटी रहे यार, हमारे काम में क्वालिटी रहे। ठीक है, घर में भी कुछ मतलब कुछ रेनोवेशन हो रहा है तो उसमें क्वालिटी रहे, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लगा के चलते हैं, कुछ एसओपीज फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी दो लेवल पे देखा जा सकता है। अभी देखिए, यहीं से शुरुआत हो रही है एसई 220 की। क्वालिटी दो लेवल पे देखा जा सकता है। एक तो हो गया फॉर्म लेवल, एक हो गया एंगेजमेंट लेवल। ठीक है, एक हो गया फॉर्म लेवल, एक हो गया एंगेजमेंट लेवल। बहुत अटेंटिव रहिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। लिखना होगा, पॉज कर सकते हो। ठीक है, दो लेवल पे देखा जाता है, फॉर्म लेवल पे और एंगेजमेंट लेवल पे। फॉर्म लेवल का मतलब हो गया जनरल, मतलब कि एक फर्म, मतलब एक सीए फर्म चाहे कुछ भी करे, कुछ भी मतलब कुछ भी, अकाउंटिंग है, अटेस्टेशन सर्विसेज है, नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज है, कुछ भी करे, आर्टकशिप सर्विसेज दे रही है, कुछ भी करे, उसको क्वालिटी चाहिए। कुछ भी करे। एंगेजमेंट, नाम से ले रहे एंगेजमेंट, मतलब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, मतलब ये सब्जेक्टिव हो गया, ये स्पेसिफिक हुआ। एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट। तो यहाँ पे आपका SQC1 लग जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे SQC1 लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे 220 लग जाएगा। तो कॉमन पॉइंट ये निकल के आता है, क्वालिटी कंट्रोल की बात दोनों ही करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात आपका SQC1 भी करता है, एसए 220 भी करता है। पर डिफरेंस ये है कि SQC1 फर्म लेवल पे बात करता है, एसए 220 एंगेजमेंट लेवल पे बात करता है। तो फर्म लेवल पे थोड़ा जनरल हो गया, एंगेजमेंट लेवल थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, फिर अब जैसे मैंने आपको जस्ट बोला कि एक सीए फर्म ऑडिटिंग की सर्विसेज दे, चाहे रिव्यू की सर्विसेज दे, चाहे अकाउंटिंग की सर्विसेज, चाहे कोई भी सर्विसेज दे, ऑब्वियसली फर्म विल स्ट्राइव फॉर द क्वालिटी। और यहाँ पे सिर्फ ऑडिट का ही जिक्र हो रहा है। अच्छा, दोनों में ही मतलब जैसे मैंने बोला ना, क्वालिटी अचीव करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लेके चलने होते हैं। तो उसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के कुछ 6 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों में कॉमन है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में कॉमन है। मैंने क्या बोला कि क्वालिटी कंट्रोल अचीव करने के लिए, क्वालिटी अचीव करने के लिए हम कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना के चलेंगे। उस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर ही ये 6 एलिमेंट्स हैं। चलिए, एक बार फिर से मैं वॉक थ्रू करा दूं कि मैंने अभी स्पेशली ऐसे 220 में क्या क्या बातें की हैं। देखिए, प्रैक्टिशनर चाहे कोई भी सर्विसेज दे, ऑडिटिंग की सर्विसेज दे, रिव्यू की सर्विसेज दे, अदर देन हिस्टोरिकल पे सर्विसेज दे, रिलेटेड सर्विसेज दे, प्रैक्टिशनर विल स्ट्राइव फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी अचीव करने के लिए वो कुछ कंट्रोल्स लगाएंगे, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाएंगे। अब क्वालिटी दो लेवल पे देखी जाती है। तो सॉरी, क्वालिटी दो लेवल पे देखी जाती है, फर्म लेवल पे, एंगेजमेंट लेवल पे।
देखिए जब मैं बोल रहा हूँ फर्म लेवल, मतलब सीए फर्म चाहे कुछ भी करे, अटेस्टेशन सर्विसेज, नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज, उनको क्वालिटी से मतलब है, क्वालिटी चाहिए। एंगेजमेंट लेवल पे मतलब स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे SQC 1 लग जाएगा, यहाँ पे SC 220 लग जाएगा। और दोनों में ही 6 एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसी के साथ मैं बुक में भी आता हूँ, एक बार बुक से भी कुछ चीजें मार्किंग करते हुए चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट आर डिसाइडेड। देखिए खुद बोल रहा है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है पर्टेनिंग टू रिव्यू, पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग, नहीं, पर्टेनिंग टू ऑडिट, मतलब ये स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे जिम्मेदारी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की। यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? खुद बोल रहा है एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो जो 220 में क्वालिटी कंट्रोल लगाना, क्या पॉलिसीज बनाने, जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है। अच्छा पहले इसको समझते हैं एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है। तो पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक सीए फर्म का कॉम्पोजिशन पे। मान लेते हैं ये सीए फर्म है। अब एक सीए फर्म में किन किन लेवल पे या क्या क्या लेवल के लोग काम करते हैं, देखिए बेसिकली देखिए, एक होता है ओनर, एक होता है मालिक उस सीए फर्म का, ठीक है, जिसने उस सीए फर्म की नींव रखी है, शुरुआत की है। उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग पार्टनर, जिनका पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है? क्लाइंट लेके आना, धंधा लेके आना, ठीक है। तो बहुत सारे आपने सुने होंगे कोई सीए होते हैं, वो अपने आगे मैनेजिंग पार्टनर एट एक्सेस कंपनी ऐसे करके, ठीक है। तो मैनेजिंग पार्टनर मतलब जिसने उस सीए फर्म की शुरुआत की है, बुनियाद रखी है, ठीक है। उनका काम है सिर्फ क्लाइंट लेके आना, धंधा लेके आना। फिर कुछ पार्टनर्स लेवल के लोग होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, एलएलबी हो गया, एमबीए फाइनेंस हो गया, ये सब पार्टनर्स लेवल के लोग हैं। तो जो ये मैनेजिंग पार्टनर काम लेके आएंगे, वही ये पार्टनर्स करते हैं। तो एक्चुअली काम लेके आ रहे हैं मैनेजिंग पार्टनर, कर रहे हैं पार्टनर्स। फिर स्टाफ लेवल के लोग हैं, जैसे आर्टिकल्स, क्लर्क, स्टाफ, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूं फर्म लेवल पे, जब मैं बोलूं फर्म, एक पूरे फर्म में क्वालिटी चाहिए, तो उस केस में फिर जिम्मेदारी होगी मैनेजिंग पार्टनर की, ठीक है। उस केस में जिम्मेदारी होगी मैनेजिंग पार्टनर की। अब से सपोज सीए फर्म को ऑडिट अलॉट हुई, तो क्या ये जो जितने लोग आपके सामने हैं, 4 3 7 1 8, 8 के 8 लोग चले जाएंगे? आंसर इज नो। मान लेते हैं कि इसमें से ये भाई साहब गए और ये 2 लोग गए, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे। अब उस टीम को बोलते हैं एंगेजमेंट टीम, और उस एंगेजमेंट टीम को लीड करेगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उस केस में इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। ये बात फिर से समझिएगा। अब इस पूरे सीए फर्म में 8 लोग हैं, तो क्या 8 के 8 लोग ऑडिट ऑडिट करने चले जाएंगे? आंसर इज नो। मान लेते हैं ये 3 लोग हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये 3 लोग हैं, एक क्लर्क गया, एक आर्टिकल गया और एक सीए गए। तो उस एंगेजमेंट टीम को लीड ये सीए करेंगे, और उसी सीए को बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडिट के केस में क्वालिटी कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की, जो मैंने आपको समझाया। एंगेजमेंट पार्टनर वो होते हैं जो एंगेजमेंट टीम को लीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे 220 इज प्रेमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC 1। सही बात है। तो ऐसे 220 बना ही इस तरीके से है कि फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC 1, मतलब फर्म SQC 1 का पालन कर रही है, ठीक है। और कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल्स, ठीक है, एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस। हमें क्वालिटी कंट्रोल्स इस वजह से लगाना है ताकि हमें एक एश्योरेंस रहे कि हमारी ऑडिट कंप्लाई हो रही है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और हमारी जो रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है। हमारी ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है, और हमारी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, मतलब रिपोर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब जो है वो हमने रिपोर्ट किया है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे 6 एलिमेंट्स हैं, ये आपके दोनों में कॉमन है, SQC 1 में भी कॉमन है, ऐसे 220 में भी कॉमन है। पहला शुरू करें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैं आपको नोट्स पे लेके आता हूँ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्विकली समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एंगेजमेंट टीम है जो ऑडिट करने गई है, तो उस एंगेजमेंट टीम को लीड करेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें क्वालिटी कंट्रोल अचीव करने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सरसाइज करेंगे? अपने एक्शंस के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए। मेरी बात समझिएगा। एलिमेंट नंबर 1 है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। तो ये एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट टीम को लीड करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। अब एंगेजमेंट पार्टनर की यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने एक्शंस के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए वो अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? अभी हम लोग सीख रहे हैं बुक से। तो वो 2 चीजें कम्युनिकेट करेंगे। क्या 2 चीजें कम्युनिकेट
सॉरी, क्या दो चीजें कम्युनिकेट करेंगे? पहला है इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी, दूसरा है क्वालिटी इज असेंशियल। तो वो दो चीजें कम्युनिकेट करेंगे कि सर इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी, दूसरा है क्वालिटी इज असेंशियल। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी में क्या है कि वो बताएंगे अपने टीम मेंबर्स को कि सर या भाई लोग, हमें अपना काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स करना है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं अपना काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स करूंगा तो मेरे काम में क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। दूसरा, हमें अपने फर्म्स के भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स लेके चलना है। सीए फर्म में भी एसक्यूसी 1 लेवल पे भी कुछ पॉलिसीज बनी होगी ना, तो वो भी हमें लेके चलना है, उसको भी रिस्पेक्ट करनी है। फिर रिपोर्ट हमें वही इशू करना है जो एप्रोप्रिएट होगी। उसके बाद हमारे टीम मेंबर्स के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो वो होता है ना, फियरलेसनेस होनी चाहिए कि वो अपने कंसर्न्स को रेस कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अपना कंसर्न्स रेस कर सकें। तो अगर ऐसे होगा ना, आप अपना कंसर्न्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस कर सकते हो, तो क्वालिटी अपने आप आएगी। आप डर रहे हो, आप हिचकिटा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप होता है ना कि हम कुछ पूछेंगे तो क्लाइंट जो है पता नहीं अगली बार हमें काम देना दे, तो अगर ऐसे आप करोगे तो क्वालिटी कभी नहीं आएगी काम में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखिए पहला एलिमेंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करे, तभी क्वालिटी आएगी। तो वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? एक्शंस के जरिए, मैसेजेस के जरिए। वो अपने टीम मेंबर्स को एक्शंस के जरिए, मैसेजेस के जरिए समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि भाई ऑडिट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस और क्वालिटी इज एसेंशियल। तो वो बताएंगे कि हमें अपना काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स करना है, हमें जो सीए फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उसको भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें वही रिपोर्ट इशू करनी है जो अप्रोप्रिएट है, और हमारे टीम मेंबर्स के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने कंसर्न्स को विदाउट द फियर ऑफ रिप्रिजल्स वो रेस कर सके। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप एक बार वॉक थ्रू करके देखिए। तब तक 1 मिनट चेक कर लूँ मैं। हेलो माइक चेक, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ, बस वॉक थ्रू करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। देखिए एथिकल रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो किसी, अगर कोई थ्रेट आ रही है इंडिपेंडेंस में तो उसको आइडेंटिफाई करे। ठीक है, मैंने आपको अ, कल मैंने समझाया था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसमें हम कोई भी क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि हम इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हम ये देखें कहीं कोई थ्रेट तो नहीं आ रही है। फिर हम अकेले एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम एक पार्टनर हैं। हमारा बॉस कौन है? मैनेजिंग पार्टनर। तो हम सिर्फ रिपोर्ट करेंगे टू द रेलेवेंट पर्सन, मे बी मैनेजिंग पार्टनर, मे बी समबडी एल्स। ठीक है, और वो फिर अपने हिसाब से एक्शन लेंगे, वो फिर मे बी एलिमिनेट करें या फिर विड्रॉ करें। ठीक है, लेकिन उनके एक्शंस के जरिए ही फिर हम एक्शन लेंगे। मतलब हम अपने सुमोटो कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्या बोला, मैं एक पार्टनर हूँ। मैं कौन हूँ? एंगेजमेंट पार्टनर। मैं एक सीए हूँ लेकिन पार्टनर लेवल पे हूँ, मैं मैनेजिंग पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, मेरा फिर भी काम है, मेरा ये दायित्व है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑडिट मुझे मिली है उस ऑडिट पे किसी भी तरीके के आने वाले थ्रेट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और मुझे खुद से कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, मुझे पहले अपने टीम मेंबर्स को या अपने जो भी मैनेजिंग पार्टनर या जो भी रेलेवेंट पर्सन है उनको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद वो जैसे कहते हैं फिर वैसे हम एक्शन लेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये वही चीज है SQC1, सेम बात है जो मैंने आपको कल कल मैंने ना, मुझे याद आ रहा है कल मैंने इसका जिक्र कहीं किया था। 1 मिनट रुकिए, मैंने कहीं जिक्र इसका किया था। ये देखिए यहाँ जिक्र किया था कि ऑडिटर डायरेक्टली एक्सेप्टेंस नहीं करता है ऑडिट को, पहले ये सारी चीजें चेक करता है, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट। अगर ये सब ओके है तभी वो एंगेजमेंट लेटर इशू करता है, अदरवाइज वो ऑडिट को रिजेक्ट कर देता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है।
कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो ऑब्टेन करेगा, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस लेवल, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। उसके बाद है फिर ऑब्वियसली सब कुछ ओके हो गया है, तो फिर हम टीम अपनी असाइन करेंगे, एंगेजमेंट टीम मतलब जो जो टीम एक्चुअली ऑडिट करने जा रही है, जैसे यहाँ पे ये 3 बंदे, ये टीम है। अब इस टीम को लीड कौन कर रहा है? सीए। ध्यान रखिएगा, एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम फिर एक एंगेजमेंट टीम को असाइन करेंगे। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी और एंगेजमेंट पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी एंगेजमेंट टीम में एक्सपर्ट्स को भी रखे या ऐसे बंदों को रखे जो कॉम्पिटेंट हैं और कैपेबल हैं, ठीक है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये एंगेजमेंट पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि अपने वो टीम में ऐसे बंदे रखें जो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं और ज़रूरत पड़ी तो किसी एक्सपर्ट को भी रख लें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप बी, सी और डी को एक बार वॉक थ्रू कीजिए फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, वॉक थ्रू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 एलिमेंट्स अपने हो गए, 2 एलिमेंट और बाकी हैं। 5th एलिमेंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। शुरू करने से पहले उस एलिमेंट में कुछ टर्म्स आए हैं, उस टर्म्स को पहले मैं समझाना चाहता हूँ। 5th एलिमेंट को शुरू करने से पहले कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको मैं समझाता हूँ। एक टर्म आया है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ठीक है। एक टर्म आया है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये एक डेजिग्नेशन आप बोल सकते हो, जैसे एंगेजमेंट पार्टनर एक डेजिग्नेशन है या एक पोजीशन है, वैसे मैनेजिंग पार्टनर एक पोजीशन है, वैसे ये भी एक पोजीशन है। इनका काम क्या, देखिए इनका काम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस ऑडिट के दौरान जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना रखे होंगे उसको रिव्यू करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन हो सकता है, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है? तो हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो सीए फर्म का पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों चीजें हैं। हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैनेजिंग पार्टनर हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये बंदा उस फर्म का पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिव्यू कराने की नौबत कब आएगी? जब आपका क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है या फिर आपके फर्म ने कुछ पॉलिसीज बना रखी है। जैसे फर्म ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर मेरा क्लाइंट का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है या 60 करोड़ से ऊपर है तो हम रिव्यू करा लेंगे एक बार। तो लिस्टेड कंपनी से केस है तो मैंडेटरी है, या फिर अगर आपने सीए फर्म के पॉलिसीज में लिखा गया है कि अगर इतना टर्नओवर ऊपर होगा तो हम रिव्यू करा लेंगे तो करा लेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये रिव्यू आपके ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ही हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया फिर रिव्यू हो रही है, नहीं। आपकी ऑडिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद पहले रिव्यू होगी, उसके बाद आप रिपोर्ट इशू करोगे। ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पहले आपकी ऑडिट होगी, फिर रिव्यू होगी और फिर आप रिपोर्ट इशू करोगे। ये स्टेप है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये रिव्यू क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बोला, ये रिव्यू करेंगे क्वालिटी कंट्रोल्स के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जनरली ये रिव्यू करते हैं फासी। फासी मतलब एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए फॉर ऑडिट रिपोर्ट जो आपने बना ली है बट आपने इशू नहीं की है। आपके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेंगे, आपके कंसल्टेशन जो आपने आउटसाइड एक्सपर्ट से ली होगी, और आपका इंडिपेंडेंस मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें वो रिव्यू करेंगे।
ये सारी चीजें वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे सब कुछ ओके है कि नहीं। इन केस आपके और उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसे केस में फिर वो रिजॉल्व होगा एज पर दी फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मैंने क्या बोला, अगर आपके और उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, आपने बोला डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, उन्होंने बोला आपने आपका इंडिपेंडेंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आ गया। तो डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व होगा एज पर दी फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, और जब ये रिजॉल्व हो जाएगा, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तभी आप रिपोर्ट इशू कर सकते हो। जब तक डिसएग्रीमेंट है तब तक आप रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। चार्टेड अकाउंटेंट एंगेजमेंट पार्टनर जब तक डिसएग्रीमेंट है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से, तब तक वो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता है। पहले डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कैसे होगा? एज पर दी फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। चलिए बुक में आते हैं। तो क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है फॉर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनफैक्ट ये भी जिम्मेदारी है कि हम ऑडिट रिपोर्ट वो इशू करें जो अप्रोप्रिएट होगी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर कंसल्टेशन लेता रहे अगर उसको जरूरत लगती है तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर ऑडिट्स के केस में ये मैंडेटरी है, जरूरत है इसकी। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है या कुछ अदर केसेस में जहां पॉलिसीज मैंडेट करती है रिव्यू कराने के लिए, तो ऐसे केस में पार्टनर को ये देखना पड़ेगा क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है क्या, उनके साथ कुछ मैटर्स डिस्कस करेगा, और जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अपनी रिपोर्ट पे डेट नहीं डालेगा। और इन केस कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो वो रिजॉल्व होंगे एज पर दी फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो मैंने क्या बोला, ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है ऐसे केस में जब उसको पता है कि मेरा क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है या फिर मेरा क्लाइंट का टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर है, तो ऐसे केस में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो गया है, उसके साथ कुछ मैटर्स को डिस्कशन करना तो करें, और जब तक रिव्यू नहीं हो जाती तब तक रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, मतलब तब तक उस पर डेट नहीं डालेगा। लास्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमने जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं उसको मॉनिटर करना, ठीक है। मॉनिटर करके ये चेक करना क्या वो आज भी रेलेवेंट है, क्या वो आज भी एडुकेट है, क्या वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली कि नहीं। और एंगेजमेंट पार्टनर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए थे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, हमारा उसमें क्या कंक्लूजन था। ऑब्वियसली कुछ और चीज़ें जो एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस के टाइम पे निकल के आई थी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या है पूरे ऑडिट को लेकर, ठीक है। पूरे ऑडिट को लेकर हमारा कंक्लूजन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इससे चीज़ें अच्छे से मॉनिटर हो पाती हैं। देखिए हमें मॉनिटर करना है कि हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, रेलेवेंट है कि नहीं है। तो हमें ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अच्छा एथिकल रिक्वायरमेंट का इश्यूज़ हमने कैसे रिज़ॉल्व किया था, आइडेंटिफाई किया था। इंडिपेंडेंस को लेकर फाइनली एट लास्ट क्या कंक्लूजन था, हम इंडिपेंडेंट रह पाए, नहीं रह पाए। एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे क्या-क्या इश्यूज़ अराइज़ हुए। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी बातें आपको एक तरीके से रिव्यू कराती है कि आपकी अभी तक की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर था वो रेलेवेंट था, सही था। खत्म हो गया। तो ये था एससी 220। इसके बाद मैं आपको जो स्टार्ट करूँगा वो एसक्यूसी 1 होगा। इन केस कोई भी डाउट्स अराइज़ होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पर्सनली आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दोगे तो जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा, है ना। कमेंट आप करोगे तो मे भी हो सकता है 2-3 घंटा 4 घंटा लगे, ठीक है। इन केस कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं।
चलिए ठीक है। सो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं 28, 29 मैं सब कराऊंगा, और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। तो इस वाले स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा मैं कई जगह काफ़ी डिटेल में भी गया हूँ, और बुक मैंने आपको पूरा टेस्ट कराया है, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेस्ट सीरीज़ का देखिएगा, और आपके अगर कोई फ्रेंड है तो उनको भी शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।